गामा यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपोनेंट है। एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में मोस्ट ऑफ द डायटोमिक गैस है, और डायटोमिक गैस है तो उसके लिए गामा की वैल्यू 1.4। पी जो है वो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड रो है डेंसिटी ऑफ द मीडियम है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो फर्स्ट अपन यहाँ पर देखेंगे डेंसिटी अगर मीडियम की इंक्रीज हो तो साउंड स्पीड पर क्या इफेक्ट होगा, वो डिस्कस करेंगे। डेंसिटी साउंड स्पीड को किस टाइप से अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे फॉर्मूले को अगर अपन देखें तो साउंड स्पीड डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि अगर डेंसिटी इंक्रीज होता है तो साउंड स्पीड डिक्रीज होगा। मीडियम की डेंसिटी अगर इंक्रीज होता है तो साउंड स्पीड है वो डिक्रीज होगा। वी इंक्रीजेस, रो इंक्रीजेस तो वी डिक्रीजेस, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। साउंड स्पीड के बाद डेंसिटी के बाद में अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, प्रेशर है वो साउंड स्पीड को किस टाइप से अफेक्ट करेगा। अभी देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है, जबकि साउंड स्पीड पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। प्रेशर इंक्रीज होने पर साउंड की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे बेटा, कि जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी वो भी इंक्रीज होगी। भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो मीडियम कंप्रेस होगा, मीडियम कंप्रेस होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो P इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, और डेंसिटी इंक्रीज हो रहा तो मैं ये कह सकता हूँ P बाई रो दैट रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो कांस्टेंट है, और प्रेशर और डेंसिटी कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं V वो भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब प्रेशर इंक्रीज होने पर साउंड की स्पीड में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि प्रेशर डज नॉट इफेक्ट द साउंड स्पीड। डेंसिटी के कारण स्पीड, डेंसिटी इंक्रीज होने पर स्पीड है वो डिक्रीज होगा, बट प्रेशर इंक्रीज होने पर डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। पी बाई रो कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब वी कांस्टेंट रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड अपन यहाँ पे बात करेंगे टेम्परेचर के साथ में किस टाइप से टेम्परेचर का साउंड स्पीड पर क्या इफेक्ट होगा। टेम्परेचर ये जैसे साउंड स्पीड का फॉर्मूला हमने देखा, V इक्वल्स टू अंडर रूट गामा P पाई रो। और अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन देखें तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है P इक्वल्स टू रो आर टी पाई एम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P बाई रो इक्वल्स टू आर टी अपॉन कैपिटल एम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे P बाई रो की जगह अपन लिख सकते हैं आर टी बाई एम। तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर साउंड स्पीड होगा गामा आर टी अपॉन एम के इक्वल होगा। टेम्परेचर के टर्म्स में साउंड स्पीड है, यहाँ पे T टेम्परेचर है, और टेम्परेचर किस में बेटा, केल्विन में। m जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस वो कैपिटल M है। R बेटा रियल गैस कांस्टेंट है, रियल गैस कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये रियल गैस कांस्टेंट है। गामा वही बेटा एडियाबैटिक एक्सपोनेंट है। देखो अभी इस रिलेशन से अगर देखें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है बेटा। मतलब हम कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो साउंड स्पीड है वो भी इंक्रीज होगा।
टी इंक्रीज होगा तो साउंड स्पीड इंक्रीज होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि समर के अंदर साउंड की स्पीड ज़्यादा रहती है कंपेरेटिव टू विंटर। विंटर में साउंड कम सुनाई देती है ना, क्योंकि उसकी स्पीड कम रहती है, और समर के अंदर डिस्टरबेंस ज़्यादा सुनाई देगा, तो समर के अंदर साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। फिर अपन कह रहे कि फोर्थ, ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर, बोलो बेटा, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर के कारण साउंड स्पीड पर क्या इफेक्ट होगा? प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो इम्प्योरिटी इन एटमॉस्फेयर विल सेटल डाउन। इम्प्योरिटी इन एटमॉस्फेयर impurity in atmosphere will settle down। और impurity जब सेटल डाउन होगा तो उस केस में अपन कह रहे कि डेंसिटी विल डिक्रीज, और डेंसिटी डिक्रीज होती है तो साउंड स्पीड विल इंक्रीज। तो अभी अपन ये कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने पर साउंड स्पीड है वो इंक्रीज होती है। तो फर्स्ट अपने बेटा फैक्टर्स देखा, डेंसिटी के साथ किस टाइप से वैरी करता है, फिर प्रेशर, फिर टेम्परेचर, फोर्थ ह्यूमिडिटी। अभी अपन देखेंगे इन जनरल बेटा अपन देखते हैं कि अगर विंड की स्पीड अपनी तरफ है तो साउंड की स्पीड भी अपनी तरफ बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि विंड अपोज भी कर सकती है साउंड स्पीड और सपोर्ट भी करती है। जैसे फॉर एग्जांपल साउंड इस डायरेक्शन में बेटा प्रोपागेट हो रही है वी से, और किसी एंगल थीटा पर विंड वी डब्ल्यू स्पीड से ब्लो कर रही है। तो अभी अपन कह रहे कि अगर साउंड की नेट स्पीड देखें तो नेट स्पीड क्या होगा, वी प्लस वी डब्ल्यू कॉस थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि वी डब्ल्यू का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, वी डब्ल्यू कॉस थीटा। तो साउंड की नेट स्पीड वी प्लस वी डब्ल्यू कॉस थीटा होगा। तो अगर साउंड की डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है तो स्पीड बढ़ जाएगी, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो यस सर। ये हमने देखा कि साउंड स्पीड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को बेटा अपन कह सकते हैं कि जब कोई पार्टिकल या टू और मोर देन टू वेव्स आपस में सुप्रीमपोज होती है तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उन सब के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं कि व्हेन टू और मोर देन टू और मोर देन टू वेव्स सुपर इम्पोज to each other, then the resultant displacement will be the vector sum of all individual displacement। इस यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे कि जैसे एक वेव मतलब वाई आर, या लेट वाई वन वाई टू up to yn are the displacement of n waves, then due to principle of superposition
superposition resultant displacement yr that must be equals to vector sum of all individual displacement up to yn। इन सब का डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम अपन करेंगे तो अपने को रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वाई आर इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू अप टू वाई एन के इक्वल होगा। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और वो कहता है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दैट मस्ट बी इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का। देखो कैसे अपन इसको सुपरपोजिशन कर सकते हैं। तो सपोज लेट एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। y1 इक्वल्स टू a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी है, दैट इज इक्वेशन 1। अनदर वेव जिसका डिस्प्लेसमेंट y2 इक्वल्स टू a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ये इक्वेशन 2 है। अब ये दोनों सुपरइम्पोज हो रही है, तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि वाई आर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ y1 प्लस y2। अब बेटा इस दोनों वेव्स को अपने को ऐड करना है, तो अपन फेजर मेथड की हेल्प से इसको ऐड करेंगे। तो यूजिंग फेजर मेथड, फेजर मेथड बेटा क्या कहता है कि जैसे वेक्टर एडिशन करते उसी टाइप से बेटा फेजर एनालिसिस अपन करेंगे। जो फर्स्ट वेव है उसको अपन एज ए रेफरेंस ले लेते हैं। फर्स्ट बेटा अपने पास जो y1 है उसका एम्पलीट्यूड a1 है, तो यहाँ पे बेटा अपने का a1, ये फर्स्ट वेक्टर a1 है, उसके एम्पलीट्यूड को बेटा आपने a1 लिया, ये फर्स्ट वेक्टर है। और सेकेंड जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड a2 है, और a2 में बेटा अपन कह रहे ये a2 एज ए वेक्टर की तरह इसको अपन ऐड करेंगे। फर्स्ट अपने पास a1 है, सेकेंड बेटा a2, और ये इसका रिजल्टेंट है। वेक्टर बेटा जैसे वेक्टर ऐड करते थे, टू वेक्टर्स में ट्राइंगल लॉ अपने यूज किया था, और ट्राइंगल लॉ ये जैसे अपन कह रहे कि इसका एम्पलीट्यूड a1, ये बेटा a2, दोनों के बीच का एंगल बेटा फाई है, फेज डिफरेंस दोनों के बीच का फाई है, और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। अभी जैसे ट्राइंगल लॉ में बेटा इसको ऐड किया था, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड a1 दूसरा a2, दोनों के बीच में एंगल फाई है, तो बेटा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या था, क्या फॉर्मूला था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो सेम थिंग अपन कह रहे कि यहाँ पर अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की अपन बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अगर हमें एंगल फाइंड करना, डायरेक्शन फाइंड करना, सपोज ये एंगल बेटा अल्फा है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेव अगर देखे तो वो होगा tan अल्फा इक्वल्स टू a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। सेम फार्मूला जो वेक्टर में हमने सीखा था। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं tan इनवर्स a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई के इक्वल होगा। ये अल्फा की वैल्यू है। मतलब अगर रिजल्टेंट एसएचएम बेटा देखे तो वाई आर इक्वल्स टू अपने को मिलेगा ए आर साइन के एक्स माइनस बेटा ओमेगा टी प्लस अल्फा आ गया, जहाँ पे ए आर की वैल्यू ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके हैं, और अल्फा अपने पास ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन होगी। दैट इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव
जो टू वेव्स के सुपरपोजिशन से बनती हैं। जब दो वेव्स आपस में मिलेगी तो बनने वाली नई वेव्स ए आर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस एल्फा होगा, जहाँ पर ए आर उसका एम्पलीट्यूड है और उसकी वैल्यू रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई होगा, और एल्फा की वैल्यू tan इनवर्स ए टू साइन फाई अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाई के इक्वल होगा। क्लियर बेटा? ए टू बेटा कितना अपने पास 4, साइन पाई बाय टू 1, ए वन कितना 3, कॉस पाई बाय टू 0, तो 4/3, और अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा बेटा 53 डिग्री। तो अभी अपन कह रहे कि जो रिजल्टेंट वेव होगा उसकी इक्वेशन होगा बेटा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 5 हो गया, ये साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 53, दैट इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। 5 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 53 के इक्वल होगा, ये बेटा इसका आंसर होगा। तो स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव या नॉन प्रोग्रेसिव वेव सबका बेटा सेम है। अब तक जो हमने पढ़ा है y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, वो प्रोग्रेसिव वेव था। अभी अपन कह रहे हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव कब बनती हैं या कैसे अपन इसको डिफाइन करेंगे, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टैंडिंग वेव होता है when waves two waves of equal amplitude, two waves of equal amplitude and equal frequency propagating in opposite direction and superimpose to each other two waves of equal amplitude and equal frequency propagating in opposite direction and superimposed to each other form standing or stationary और नॉन प्रोग्रेसिव वेव। कैसे बेटा? तो फॉर एग्जांपल हम कह रहे कि y1 एक वेव है, दैट इज ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और के एक्स माइनस ओमेगा टी दैट इज प्रोपागेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये वो वेव है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है, प्रोपागेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। Another wave y2 that is equals to a sin kx plus omega t, that is propagating in negative x direction। kx minus omega t propagating in positive x direction, kx plus omega t propagating in negative x direction। जब अपने वेव को एक्सप्लेन किया था तब हमने बताया था कि kx plus omega t that is प्रोपागेटिंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट होगी। अभी अपन कह रहे कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो हमें क्या वैल्यू देगा, वाई आर इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू के इक्वल होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होगा, और यहाँ से हमें मिल रहा है ए साइन
kx माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन kx प्लस ओमेगा टी। अभी यहाँ पे डायरेक्टली विदाउट अपन कह रहे कि फेजर इसको अपन ऐड कर सकते, ए बेटा कॉमन आ गया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। और ट्रिग्नोमेट्री में बेटा एक फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी, और ये फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू एंड कॉस सी माइनस डी बाई टू। इस फॉर्मूले को अपन यहाँ पे यूज करेंगे। जब फॉर्मूला यूज करते हैं तो देखो क्या मिलता है बेटा, ए के एक्स माइनस ओमेगा टी और के एक्स प्लस ओमेगा टी, उसको ऐड किया तो हमें मिला 2 साइन के एक्स एंड कॉस ओमेगा टी। और इसको बेटा अपन थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो देखो क्या मिलता है स्टैंडिंग वेव में, y इक्वल्स टू वाई आर इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी होगा। और ये बेटा स्टैंडिंग वेव की जनरल इक्वेशन अपने को मिला, एम्पलीट्यूड ए एक्स है एंड कॉस ओमेगा टी के इक्वल है, वाई आर इक्वल्स टू ए एक्स कॉस ओमेगा टी, दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। और यहाँ पर जो ए एक्स है वो उसका एम्पलीट्यूड होगा और एम्पलीट्यूड होगा 2a साइन के एक्स, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव है। जो फॉर्मूला याद रखेंगे इसको, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। अभी ये जो इक्वेशन है, जो प्रोग्रेसिव इक्वेशन है, उससे बेटा डिफरेंट कैसे है, तो प्रोग्रेसिव इक्वेशन में अपने को मिला था ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, जबकि यहाँ पे एक एस एच एम का फंक्शन है बेटा, कॉस ओमेगा टी का फंक्शन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अबव इक्वेशन इज similar to simple harmonic motion, simple harmonic motion, that means in standing wave, energy does not propagate, energy does not propagates one point to another point, they only perform oscillatory motion between two points, दो पॉइंट्स के बीच में इसमें बेटा एनर्जी केवल ऑसिलेट करेगी। जैसे प्रोग्रेसिव वे में एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपागेट हो रही थी, बट इसमें एनर्जी प्रोपागेट नहीं होती है। कैसे, अगर हम स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन ड्रॉ करें, सर आप एक मिनट, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक स्ट्रिंग है, दो पॉइंट के बीच में अपने फिक्स किया है, और इसमें अपन कह रहे कि अगर स्टैंडिंग वेव प्रोपागेट करेंगे या स्टैंडिंग वेव बन रही है तो स्टैंडिंग वेव कुछ इस टाइप से बेटा अपने को मिलेगी। ये स्टैंडिंग वेव है, एक लूप के फॉर्म में बेटा अपने को यहाँ पर वेव दिखेगी। अपन कह रहे कि एक स्ट्रिंग को बांध के हम स्ट्रिंग को अगर प्लग करके छोड़ेंगे
तो इस टाइप से लूप का फॉर्मेशन होता है बेटा, ये स्टैंडिंग वेव है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्टैंडिंग वेव। इसमें अपन कह रहे कि केवल ऑसिलेट करती हुई वेव अपने को दिखेगी, वेव में प्रोपागेशन नहीं दिखेगा। और जहां पर एम्पलीट्यूड बेटा जीरो है उस पॉइंट को अपन कहेंगे नोड, ये पॉइंट नोड है। जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो है उस पॉइंट को अपन कहेंगे नोड। एन स्टैंड फॉर नोड। जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, जैसे इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इसको अपन कहेंगे एंटी नोड। ए एन, दैट मीन्स एंटी नोड। तो मिनिमम या जीरो एम्पलीट्यूड पॉइंट से उसको नोड कहेंगे, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉइंट से उसको अपन एंटी नोड कहेंगे। अभी इस वेव के अंदर जो स्टैंडिंग वेव है उसमें बेटा अपन कहेंगे कि जैसे दो नोड के बीच में हर पॉइंट है, उन सबका बेटा अपन कह रहे कि एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट होगा। इस टाइप से अपन कह रहे कि डिफरेंट एम्पलीट्यूड में सब ऑसिलेशन करेंगे, केवल अप एंड डाउन बेटा ऑसिलेट करेंगे, मतलब एनर्जी केवल ऑसिलेट करेगी। अभी इस पॉइंट पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपागेट नहीं करती है, इसलिए अपन इसको स्टैंडिंग वेव कहते हैं। ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो स्टैंडिंग वेव का है। स्टेज प्रोग्रेसिव वेव में बेटा हर पार्टिकल ए डिस्टेंस प्लस माइनस ए के बीच में अपन कह रहे कि ऑसिलेट करता है, जबकि यहाँ पर सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 to 2a के बीच में वेरी करता है, अलग अलग होगा। कुछ पार्टिकल जैसे नोड पे जो पार्टिकल है उनका एम्पलीट्यूड हमेशा 0 होगा, जो एंटी नोड पे पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड 2a होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इन स्टैंडिंग वेव, इन स्टैंडिंग वेव स्टैंडिंग वेव the particles, the amplitude of particles the amplitude of particles are different and between 0 to plus minus 2a। ये एम्पलीट्यूड 0 to plus minus 2a के बीच में लाई करेगा। अभी अपन कह रहे कि नोड कंडीशन फॉर नोड देखेंगे, या नोड क्या है, नोड कहाँ पे बनेंगे और नोड की कंडीशन क्या है वो बेटा अपन डिस्कस करेंगे। तो नोड का मतलब होता है जीरो एम्पलीट्यूड पॉइंट्स, जीरो एम्पलीट्यूड पॉइंट्स in standing wave is called node। अभी बेटा मैथमेटिकली नोड, जैसे एम्पलीट्यूड अपने पास ax क्या होना चाहिए, जीरो। ax का क्या फॉर्मूला था, 2a साइन kx, वो बेटा जीरो के इक्वल होना चाहिए। अभी 2a तो जीरो नहीं हो सकता है, बट साइन kx को जीरो कर सकते हैं, और साइन kx अगर जीरो है तो हम ये कह सकते हैं kx दैट मस्ट बी इक्वल्स टू n पाई। k की वैल्यू होता है बेटा 2 पाई बाई लैम्डा, एंगुलर वेव वेक्टर इंटू एक्स इक्वल्स टू n पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो x इक्वल्स टू बेटा अपने को मिला n लैम्डा बाई 2, और n इक्वल्स टू 0 1 अप टू बेटा इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी कुछ भी नंबर हो सकता है। और इसको बेटा अपन यहाँ पर देखें कि जैसे n इक्वल्स टू 0 रखा, तो नोड की पोजीशन पहले 0 है, फिर बेटा लैम्डा बाई 2 है, फिर लैम्डा है, फिर 3 लैम्डा बाई 2 है, और जब nth नोड है तो यहाँ पर n लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा। अगर हम टू सक्सेसिव, जैसे बेटा अपन नोड यहाँ पे ड्रॉ करें, ये स्टैंडिंग वेव है,
ये बेटा अपन कह रहे कि एक स्टैंडिंग वेव है जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है, उसको बेटा नोड कहेंगे। ये सभी नोड पॉइंट है। अगर हम इसकी डिस्टेंस देखें बेटा, तो दो सक्सेसिव नोड के बीच की डिस्टेंस बेटा λ/2 होता है। ये भी डिस्टेंस λ/2 होगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि दो सक्सेसिव जो नोड हैं उनके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज बेटा λ/2 के इक्वल होगा। फिर सेकेंड पॉइंट अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, दैट इज एंटी नोड। एंटी नोड, एंटी नोड किसे कहेंगे? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉइंट। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉइंट इन स्टैंडिंग वेव। in standing wave is called antinode. मीन्स ax मैक्सिमम बेटा क्या हो सकता है? +-2a। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ax की वैल्यू था 2a sin kx इक्वल्स टू +-2a। 2a से 2a बेटा कैंसिल आउट, तो sin kx +-1 हो गया। दैट मीन्स kx की वैल्यू 2n -1 π/2 के इक्वल होगा। ऑड नंबर ऑफ π/2 होगा। k को लिख सकते हैं 2 π/λ, x इक्वल्स टू 2n-1 π/2। पाई से पाई कैंसिल आउट, x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2n-1 λ/4 बेटा, और n की वैल्यू 1 2 अप टू इन्फिनिटी होगा। और जब ये वैल्यू बेटा इसमें पुट करेंगे तो देखो x हमें कहाँ पे मिलता है? तो फर्स्ट x की वैल्यू, n की वैल्यू 1 रखा तो λ/4 हो गया। फिर बेटा 3 λ/4 हो गया। फिर 5 λ/4 हो गया, अप टू सो ऑन। मतलब ये जैसे बेटा एंटीनोड है, ये फर्स्ट पॉइंट λ/4 पे होगा। फिर 3 λ/4, मतलब दो सक्सेसिव एंटीनोड के बीच की भी डिस्टेंस λ/2 के इक्वल होगा। कैसे बेटा? 3 λ/4 माइनस λ/4 कितना मिला? λ/2 के इक्वल है। तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं ये स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव में हमने कहा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉइंट, ये एंटीनोड बेटा यहाँ का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, यहाँ का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और यहाँ का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। देखो ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है ये वाला। अभी अपन कह रहे कि हम ये इस पॉइंट को बेटा 0 लिया, तो फर्स्ट अपने पास x की पोजीशन क्या मिली बेटा? एंटीनोड की फर्स्ट λ/4 पे है, तो ये जो डिस्टेंस है वो λ/4 के इक्वल होगा। ये डिस्टेंस बेटा λ/4, फर्स्ट एंटीनोड यहाँ पे बना। फिर सेकेंड अपने को मिला था 3 λ/4, और ये 3 λ/4 कहाँ से बेटा? इस ऑरिजिन से है। तो अभी अपन कह रहे कि ये डिस्टेंस 3 λ/4 है, फिर बेटा 5 λ/4 है, फिर अपन कह रहे कि 7 λ/4 है। तो 3 λ/4 माइनस λ/4 देखेंगे तो λ/2 मिला, तो ये λ/2, तभी तो 3 λ/4 होगा। फिर बेटा अपन कर 3 λ/4 और λ/2, तो ये 5 λ/2 हो गया। तो ये जो डिस्टेंस होगा सेकेंड एंटीनोड की, वो 3 λ/4 मिला, λ/2 और λ/4, और जो नेक्स्ट मिला वो 5 λ/4 मिला। ये जो डिस्टेंस 5 λ/4, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, नोट करके बेटा कुछ पॉइंट लिखेंगे। the successive distance between two the distance between two successive node वो भी λ/2 होगा, और एंटी नोड भी λ/2 होगा। तो फर्स्ट अपन कह रहे हैं the distance between two successive node is λ/2. Second, the distance between two
सक्सेसिव एंटीनोड is lambda by 2, and third, the distance between two successive node and antinode node and antinode is lambda by 4. नोड और एंटीनोड के बीच की जो सक्सेसिव डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 4 के इक्वल है. ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग. केस 1 यहाँ पे अपन देखेंगे. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी प्रोड्यूस हो सकती है. मिनिमम फ्रीक्वेंसी इन अ स्ट्रिंग, उसको फंडामेंटल कहेंगे. कैसे बेटा? ये जैसे अपन कह रहे कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ एल है और कम से कम बेटा फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी लेंथ बेटा एल के इक्वल है. और कम से कम फ्रीक्वेंसी अपन कह रहे कि प्रोड्यूस करने के लिए एटलीस्ट एक लूप इसमें बनना चाहिए. और एक लूप होगा तो बेटा दो नोड बनेंगे और एक एंटी नोड बनेगा. ये नोड है, ये एंटी नोड है. अभी देखो इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे अपन फाइंड करेंगे. दो सक्सेसिव नोड के बीच की डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2. अभी हमने देखा. तो अभी देखो इससे अपने को क्या मिला कि लैम्डा बाई 2 वो एल के इक्वल है. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितना मिला, 2l. दैट इज इक्वेशन 1. वेवलेंथ वो 2l के इक्वल होगा. हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए तो उसको एफ नॉट से डिनोट करेंगे और फ्रीक्वेंसी होता है v बाई लैम्डा. और यहाँ पे अपन कह सकते हैं लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 2l. और एक स्ट्रिंग के अंदर जो स्पीड है साउंड की उसको अपन t अपॉन म्यू से डिनोट कर सकते हैं. तो ये बेटा अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन अ स्ट्रिंग दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2l रूट t बाई म्यू के इक्वल होगा. ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है. फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी मतलब फंडामेंटल के बाद में नेक्स्ट टोन क्या होगा, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को अपन कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी मतलब नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी क्या है वो अपन यहाँ पर देखेंगे. ये जैसे सेम बेटा वही स्ट्रिंग है, लेंथ उसकी एल है, एक नोड इसमें और इंक्रीज हो जाएगा, दो लूप हो जाएंगे बेटा नेक्स्ट हायर में. ये नोड है, एक नोड ये हो गया, ये नोड मतलब तीन नोड हो गए. लेंथ बेटा सेम वही एल है. और दो सक्सेसिव नोड के बीच की डिस्टेंस कितना बेटा, लैम्डा बाई 2. ये लैम्डा बाई 2, इसके बीच की भी डिस्टेंस बेटा लैम्डा बाई 2. और यहाँ पे लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 कितना हो गया बेटा, लैम्डा. तो लैम्डा इक्वल्स टू एल के इक्वल मिला. और हमें फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी चाहिए तो एफ फर्स्ट उसको बेटा अपन लिख सकते हैं वी बाई लैम्डा. इसे अपने को मिला वी बाई एल. इसको थोड़ा मॉडिफाई करें बेटा, मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेता हूँ. तो हम ये कह सकते हैं कि एफ फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स वी अपॉन 2l है. और वी अपॉन 2l बेटा क्या था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो हम ये कह सकते हैं 2 एफ नॉट. फर्स्ट ओवरटोन में सेकेंड हार्मोनिक मिलेगा. मिनिमम फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम्स है इसलिए इसको सेकेंड हार्मोनिक कहेंगे. तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड हार्मोनिक. फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी.
तो ये फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी है। फर्स्ट ओवरटोन के बाद में जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी है उसको अपन कहेंगे सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। जैसे फर्स्ट ओवरटोन में बेटा 2 लूप थे, सेकेंड ओवरटोन में 3 लूप बनाएंगे। लेंथ बेटा वही है, ये 3 लूप हो गए। इसमें एक नोड और इंक्रीज हो गया, एक नोड 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 बेटा। लेंथ वही बेटा स्ट्रिंग की एल है। सक्सेसिव नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2, λ/2, λ/2। तो टोटल हम कह सकते हैं 3 λ/2, वो एल के इक्वल है। तो लैम्डा इक्वल्स टू हमें मिला 2l/3। मतलब हम ये कह सकते हैं अगर सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करना तो वो होगा v/λ। लैम्डा को आपने लिखा 2l/3। मतलब हम कह सकते हैं कि एफ सेकेंड वो थर्ड हार्मोनिक के इक्वल होगा, 3 टाइम्स एफ नॉट। तो सेकेंड ओवरटोन इसको अपन कहेंगे सेकेंड ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक। सेकेंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। तो अभी अपने को याद रखना है कि जब भी सेकेंड ओवरटोन है तो थर्ड हार्मोनिक बनती है, फर्स्ट ओवरटोन है तो सेकेंड हार्मोनिक। तो जनरलाइज अपन कहेंगे कि अगर nth ओवरटोन है तो n+1 हार्मोनिक बनेगी। उसको नोट के फॉर्म में बेटा अपन जनरलाइज करके लिखेंगे। नोट में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो अपने को याद रखना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन स्ट्रिंग। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बेटा एफ नॉट, और वो है 1/2L √T/μ। ये फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है। सेकेंड, इन string f nth overtone n+1 harmonic is present। f nth equals to n+1 f naught के इक्वल होगा। थर्ड, in a string all harmonics are present। in a string all harmonics are present। all harmonics are present। कौन कौन से हार्मोनिक? तो जैसे अपन रेशियो देखे बेटा, ये 0 ओवरटोन है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, अप टू एफ एन है। तो उसका रेशियो होगा 1:2, 2:, 3:, अप टू n+1। ऑल हार्मोनिक्स इसमें प्रेजेंट होगा, एफ नॉट, 2f0, 3f0, 4f0, 5f0, अप टू n+1 f0। ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। तो ये था। सबसे फर्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि ऑर्गन पाइप है क्या। ऑर्गन पाइप, तो ऑर्गन पाइप बेसिकली एक होलो पाइप है, उसको अपन ऑर्गन पाइप कहेंगे। ये होलो पाइप, और ये जो होलो पाइप ऑर्गन पाइप है वो 2 टाइप का यहाँ पे अपन यूज करने वाला है। एक ओपन एंड ऑर्गन पाइप और दूसरा क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। ओपन एंड ऑर्गन पाइप, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा पाइप जिसके दोनों एंड ओपन हो उसको ओपन एंड ऑर्गन पाइप कहेंगे। और दूसरा क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप जिसमें एक एंड क्लोज हो उसको क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप कहेंगे। ये जैसे अपने पास एक एंड क्लोज है उसको क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप कहेंगे। अगर बेटा अपन ओपन एंड ऑर्गन पाइप की बात करते हैं तो ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनता है। इसमें अगर वेव अपन बनाएंगे तो वेव बेटा कुछ इस टाइप से बनेगी। ओपन एंड है, उस पर हमेशा एंटी नोड बनेगा, ऐसे बेटा। ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है और ये नोड है।
तो अभी अपने को ये ध्यान रखना है कि ओपन एंड पर डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड बनेगा। इसको अपन क्या कहेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड। डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड। और ये जैसे ओपन है तो ओपन पे तो बेटा एंटी नोड बनेगा और क्लोज पे हमेशा नोड बनेगा। तो ये एंटी नोड हो गया और ये बेटा नोड हो गया। तो अभी अपन ये ध्यान रख के चलेंगे कि जब भी ओपन एंड है तो एंटी नोड बनेगा और क्लोज्ड एंड है तो नोड बनेगा। बट ये एंटी नोड कौन सा बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेव का। अगर प्रेशर वेव की बात करेंगे तो यहाँ पे नोड बनेगा, बट प्रेशर वेव डिफाइन की हुई नहीं है तो हम उसको नहीं देखते। हम केवल यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेव को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर बेटा? अभी अपन पहले Yes, sir. देखेंगे कि ओपन एंड में किस टाइप से स्टैंडिंग वेव बनेगी, उसको अपन डिस्कस करते हैं। स्टैंडिंग वेव इन ओपन एंड ऑर्गन पाइप। इसमें बेटा केस 1 अपन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बेटा कितना हो सकता है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। ये जैसे एक ओपन एंड ऑर्गन पाइप है और अभी हमने कहा है कि ओपन एंड पर हमेशा एंटीनोड बनता है। तो ये एंटीनोड हो गया, ये बेटा नोड हो गया, ये एंटीनोड हो गया। इस ट्यूब की लेंथ बेटा एल के इक्वल है। अभी अपन कह रहे कि दो सक्सेसिव एंटीनोड के बीच की डिस्टेंस बेटा कितना होता है? लैम्डा बाई 2। ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होगा। मतलब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि लैम्डा बाई 2 वो बेटा एल के इक्वल होगा। लैम्डा इक्वल्स टू क्या मिला? 2L। और हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए तो V बाई लैम्डा, और उसको अपन कह सकते हैं V बाई 2L। मतलब ओपन एंड में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा 1/2L और इसको अपन लिख सकते हैं गामा P बाई रो बेटा। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। 1/2L रूट गामा P बाई रो के इक्वल होगा। क्लियर बेटा? अभी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं केस 2। Yes. केस 2 में फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी कितना होगा वो अपन यहाँ पर देखेंगे। सेम लेंथ का बेटा ट्यूब है, ओपन सॉरी सेम लेंथ का पाइप है, लेंथ एल के इक्वल है। अभी एक नोड इसमें और इंक्रीज हो जाएगा। सेम बेटा जो ओपन एंड है हमेशा एंटी नोड बनेगा। तो ये एंटी नोड, ये बेटा नोड, एंटी नोड, नोड और ये एंटी नोड। यहाँ पर ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 2। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि दो सक्सेसिव एंटीनोड के बीच का बेटा लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 कितना होगा? लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल्स टू एल के इक्वल होगा। अगर हम फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी देखें तो वी बाई लैम्डा, लैम्डा को बेटा हमने एल लिख दिया और इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट ओवरटोन वो हमें मिला 2 इंटू वी बाई 2L और वी बाई 2L एफ नॉट के इक्वल है। तो ये बेटा एफ फर्स्ट इक्वल्स टू एफ नॉट के इक्वल होगा। फर्स्ट ओवरटोन में सेकेंड हार्मोनिक बनती है। फिर अपन कहेंगे केस थर्ड। केस थर्ड, और केस थर्ड क्या है? सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। एंड सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी क्या होगा? नेक्स्ट बेटा हायर फ्रीक्वेंसी अपन देखेंगे। ये जैसे होलो पाइप है, सेम लेंथ एल के इक्वल है,
एक नोड और इंक्रीज कर लेते हैं, 1 2 3। इस यहाँ से बेटा अपने को मिलेगा ये बेटा अपन कह रहे पहले अभी एक नोड और इंक्रीज हो गया, ये एंटी नोड है, ये बेटा एंटी नोड है, ये एंटी नोड और ये एंटी नोड का दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2, तो ये λ/2 हो गया, ये λ/2 हो गया, ये बेटा λ/2 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं 3 λ/2 एल के इक्वल होगा, लैम्डा इक्वल्स टू हमें मिला 2l/3 बेटा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है v/λ, और ये हम लिख सकते हैं v/2l/3 बेटा, तो सेकेंड ओवरटोन में थर्ड हार्मोनिक बनेगा सेम बेटा जैसे स्ट्रिंग में बना था, तो ये अपने पास 3f0 के इक्वल होगा। अब इसमें जनरलाइज बेटा जो पॉइंट अपने को याद रखना है उसको अपन नोट के फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट अपन कह रहे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओपन एंड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी √2l गामा p/ρ के इक्वल होता है। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना है। सेकेंड पॉइंट, इन nth overtone n+1 harmonic is formed, f nth equals to n+1 f0 के इक्वल होगा। थर्ड पॉइंट, all harmonics are present, f0 f1 f2 up to fn, वो होगा 1:2 3:3 up to n+1। सेम बेटा स्ट्रिंग में जो 3 पॉइंट थे तीनों पॉइंट अपन कह रहे कि इसमें भी है और सिमिलर टाइप के हैं, केवल v स्पीड की वैल्यू चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है।